बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डाइसैकराइड्स। तो इसमें जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन हम इसका पढ़ेंगे डाइसैकराइड्स के बारे में कि ये क्या होते हैं, इसके मुख्तलिफ एग्जांपल्स और ये बनते कैसे हैं। उसके लिए हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पढ़ेंगे। फिर उसके बाद डाइसैकराइड की कुछ टाइप्स हैं उनका जिक्र करेंगे। फिर डाइसैकराइड्स का नोमेनक्लेचर क्या है, इसको नाम हम कैसे देते हैं डाइसैकराइड्स को, और फिर एंड पे हम इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। जो हमारे कंटेंट्स में जो मेन चीज़ है वो इसके स्ट्रक्चर्स हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो ब्रीफली जो पहले चीज़ें हम उनको थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है हमारे पास। इंट्रोडक्शन में आपको ये चीज़ पता है, डाइसैकराइड, डाई का मानी होता है टू एंड सैकराइड्स फॉर शुगर यूनिट्स। तो disaccharides contain two monosaccharide units, or you may say they contain two sugar units. They are joined by glycosidic bond. अब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में जाके एक्सप्लेन करता हूँ डिटेल में। और इनकी टाइप्स कितनी होती हैं, इनकी दो मेन टाइप्स हैं, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। इनको भी अगली स्लाइड में हम एक्सप्लेन करते हैं। और इसके एग्जांपल्स क्या हैं, मेल्टोज है, सुक्रोज, लैक्टोज एक्सेट्रा। तो नेक्स्ट चलते हैं, इन चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो हमने पीछे चीज़ें डिस्कस की इनको डिटेल में पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स हैं जो रिमेंबर रखनी ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखें हेमीएसिटॉल एंड हेमीकीटॉल। हमने ये चीज़ पहले पढ़ी थी कि जब भी एक अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप पे आके अटैक करता है तो हेमीएसिटॉल बनता है, और जब एक और अल्कोहल का ग्रुप उस हेमीएसिटॉल पे आके अटैक करता है तो एसिटॉल बनता है। सिंपली अगर वो कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड है तो एसिटॉल होगा, और अगर वो कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है तो फिर हेमीकीटॉल होगा। इसी तरह एसिटॉल या कीटॉल होंगे। और एनोमेरिक कार्बन क्या होता है, थर्ड पॉइंट है यहाँ पे एनोमेरिक कार्बन का। तो एनोमेरिक कार्बन मैंने पिछले लेक्चर में एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, हेमी एसिटैलिक कार्बन एंड हेमीकीटैलिक कार्बन। तो जब रिंग फॉर्मेशन हो रही थी हमारे पास स्ट्रक्चर्स में, तो वो कार्बन जिसके ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन ऊपर या नीचे होने की वजह से हमने अल्फा और बीटा कॉन्फ़िगरेशंस का जिक्र किया था, और हमने उन दोनों आइसोमर्स को क्या बोला था, एनोमर्स हैं। तो वो कार्बन जिसके ऊपर हाइड्रोक्सिल की पोजीशन की बुनियाद पर अल्फा और बीटा कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे उस कार्बन का एनोमेरिक कार्बन बोला जाता है। और फिर अल्फा कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है और बीटा कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। अल्फा कॉन्फ़िगरेशन वो थी जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप डाउन साइड पे लगा हुआ था, और बीटा कॉन्फ़िगरेशन क्या थी जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप अप साइड पे था। तो फिर नीचे हम नोमेनक्लेचर पढ़ना है हमने आगे, और स्ट्रक्चर्स पढ़ना है। तो उसके लिए ज़रूरी चीज़ क्या है, जो मोनोसैकराइड्स हम पहले पढ़ चुके हैं, ख़ास करके हेक्सोस के, उसके जितने आइसोमर्स उसका नाम आप लाजमी ध्यान में रखें। और कुछ जो इंपॉर्टेंट मोनोसैकराइड्स हैं जिनका जिक्र होगा उनका अपने स्ट्रक्चर भी याद रखना होगा मोनोसैकराइड्स का। तो नेक्स्ट हमारे पास है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यहाँ पे देखें लेफ्ट साइड पे हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज है, ये है मेल्टोज का स्ट्रक्चर है। लेकिन अभी हमारा जो मेन पर्पज़ है हमने क्या करना है, यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को समझना है, ये क्या होता है और ये कैसे बनते हैं। जब दो मोनोसैकराइड यूनिट्स आते हैं तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास है कार्बन नंबर 1, क्योंकि हम उस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप करीब हो। तो क्योंकि जब ओपन चेन थी तो यहाँ पे हमारे पास कार्बनल ग्रुप था, और यहाँ पे देखें अब ये हमारा एनोमेरिक कार्बन है। यहाँ पे देखें हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे लगा हुआ है, उसी के साथ ऑक्सीजन वाला ग्रुप है, साथ जो मैंने आर समझाया था कि इसको अब हम आर कंसिडर करेंगे। एक अल्कोक्सी ग्रुप, अगर जनरल की बात करूँ, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एक एच, और एक क्या है हमारे पास आर लगा हुआ है। तो ये क्या है हमारे पास हेमी एसिटॉल, या फिर आप एनोमेरिक कार्बन बोलेंगे। तो साथ हमारे पास दूसरा ग्लूकोज का मालिक्यूल है। यहाँ पे हमारे पास ये देखें आप, ये बीटा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर लगा हुआ है तो ये बीटा डी ग्लूकोज है। तो यहाँ पे इसकी पोजीशन ये 1, ये 2, ये 3 और ये नंबर 4। तो इसके नंबर 4 पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है। अब ये देखें ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप हम उनको क्या बोलते हैं, अल्कोहल। तो ये रिएक्शन रिजेंबल कर रहा है, ये अल्कोहल जाके अटैक करेगा इस एनोमेरिक कार्बन पे। तो इस पर जब ये अटैक करेगा तो हमने सिंपली अब उसकी डिटेल मैकेनिज्म में नहीं जाते, तो हम जनरल क्या बोलते हैं, यहाँ से इसने रेड कलर में जो शो किया, यहाँ से OH और यहाँ से H मिल के क्या बना देंगे, वाटर। और यहाँ पे देखें रिमूवल ऑफ वाटर, और ये कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होती है, जब दो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं
तो वो जब दो मालिक्यूल आपस में कंडेंसेशन करेंगे तो क्या होगा, दो मालिक्यूल जुड़ के एक ही मालिक्यूल बनाते हैं विद और विदाउट रिमूवल ऑफ स्मॉल मालिक्यूल। तो यहाँ पे देखें रिमूवल ऑफ स्मॉल मालिक्यूल है हमारे पास। अब यहाँ पे देखें ये बॉन्ड बन गए, इस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या फिर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये दोनों टर्म्स यूज होती हैं। आप ये देखें ये इसका रिवर्स रिएक्शन है। अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स और वाटर, क्योंकि वाटर भी एज अ एसिड बिहेव कर रहा होता है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है और दोबारा यही चीज़ बन जाएंगी, दोबारा इसके जो दो मोनोसैकेराइड यूनिट से उसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इसकी हाइड्रोलिसिस करके इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सिंपल शुगर्स में। तो यहाँ पे हमारा सिर्फ अभी तक पर्पस क्या था, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो यहाँ पे देखें ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन गई है। तो नेक्स्ट हमारे पास है नोमेनक्लेचर। हम नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, अभी जर्नल रूल स्टडी करते हैं और बाद में इन्हीं को एक एक करके अप्लाई करेंगे साथ साथ। गिव द कॉन्फ़िगरेशन एट एनोमेरिक कार्बन फर्स्ट ऑफ फर्स्ट मोनोसैकेराइड यूनिट। जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे, हमने पीछे एक स्ट्रक्चर देखा, जो लेफ्ट साइड पे मोनोसैकेराइड यूनिट होता है उसकी हम कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। यहाँ पे देखें अगर मैं इसके पहले रूल की बात करूँ तो मेरे पास क्या था, ये पहला मोनोसैकेराइड यूनिट है जो लेफ्ट पे है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, अल्फ़ा। तो मैं सबसे पहले इसकी कॉन्फ़िगरेशन लूँगा, फिर उसके बाद अब नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं क्या होता है। नेम दी नॉन रिड्यूसिंग रेजिड्यू। अब यहाँ पे नॉन रिड्यूसिंग पार्ट क्या है और फिर आगे जाके रिड्यूसिंग की बात होगी। तो पहले मैं नॉन रिड्यूसिंग बता दूं, नॉन रिड्यूसिंग क्या होता है, रिड्यूसिंग क्या होते हैं। अब यहाँ पे देखें स्ट्रक्चर में हमने एक चीज़ पढ़ी थी जब हम कह रहे थे मोनोसैकेराइड सर्व्स एज रिड्यूसिंग एजेंट, कि जब इनका कॉपर के आइंस या फिर फेरिक आइन के साथ रिएक्शन होता है तो ये जो फ्री कार्बोनिल ग्रुप होता है इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, खुद ये ऑक्सीडाइज हो जाता है और अगले को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। तो इसलिए हम इसको रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। लेकिन हमने उसके लिए एक शर्त पड़ी थी कि रिंग फॉर्म में ये रिड्यूस नहीं हो सकता। ये जब भी सोल्यूशन में होगा तो इक्विलिब्रियम में पाया जाता है। इसकी रिंग फॉर्म और इसकी जो ओपन चेन फॉर्म है या उसको हम लीनियर फॉर्म बोलते हैं, ये दोनों क्या होंगी, इक्विलिब्रियम में होंगी। तो सिर्फ जो इक्विलिब्रियम में कार्बोनिल ग्रुप है वो ऑक्सीडाइज हो सकता है। लेकिन समझे ये अभी हमारे पास इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे हम इसको हेमीएसिटाल बोलेंगे। तो ये जब इक्विलिब्रियम में है तो इसकी ओपन चेन फॉर्म में ये रिड्यूसिंग एंड है, ये ऑक्सीडाइज हो सकता है या किसी को ये रिड्यूस कर सकता है। लेकिन जब ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का पार्ट बन गया तो अब हम इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। तो ये हमारा नॉन रिड्यूसिंग एंड है, ये हमारे पास नॉन रिड्यूसिंग एंड है। लेकिन अगर जब हम पूरे मालिक्यूल को देखेंगे तो यहाँ पर एक हेमीएसिटाल मौजूद है। यहाँ पर देखें इसने इसको डैश वेवी लाइन से शो किया, इसका मतलब है यहाँ पे म्यूटा रोटेशन हो सकती है, अल्फा बीटा में कन्वर्ट हो सकता है और बीटा अल्फा में कन्वर्ट हो सकता है और ये चेन ओपन भी हो सकती है। तो ये वाला जो कार्बन है ना हमारे पास, ये जो हेमीएसिटाइलिक कार्बन या फिर जो ये एनोमेरिक कार्बन है, इसको ओपन कर सकते हैं और इसका जो कार्बोनिल ग्रुप है इसको ऑक्सीडाइज किया जा सकता है। तो ये वाला जो एंड है ये हमारा रिड्यूसिंग एंड है। और ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें कम से कम एक रिड्यूसिंग एंड हो हम उनको रिड्यूसिंग शुगर्स बोलते हैं। और ऐसे कंपाउंड जिनमें एक भी एनोमेरिक फ्री कार्बन फ्री ना हो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन रिड्यूसिंग। तो ये जाके मजीद जाके एग्जांपल पढ़ते हैं, मैं बताता हूँ। ये नॉन रिड्यूसिंग की एग्जांपल तो आपने देख लिया, रिड्यूसिंग। अब ये पूरा जो मॉलिक्यूल है हमारे पास मेल्टोज, ये देखें रिड्यूसिंग शुगर कहलाएगा क्योंकि इसमें एक रिड्यूसिंग एंड मौजूद है। तो नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। हमने देखे इसका सबसे पहले जो रूल एक पढ़ा है हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन दी है, उसके बाद जो नॉन रिड्यूसिंग एंड था उसका नाम दिया है क्योंकि हमारे पास ये क्या था, अल्फा डी ग्लूकोज था, तो ये डी ग्लूको है। और जिस रूल का थर्ड रूल है वो क्या होगा, अगर ये पायरानोज से रिजेंबल करता है तो पायरानो ऐड करें और अगर ये फ्यूरानोज से रिजेंबल करता है तो साथ उसका फ्यूरानो ऐड करें। ऐड पायरानो और फ्यूरानो इनटू द नेम, जो भी है। तो यहाँ पे क्योंकि पायरानोज से रिजेंबल कर रहा है इसका स्ट्रक्चर, क्योंकि ये तो डी ग्लूकोज था ना, अब वो रिंग फॉर्मेशन या पायरानोज फॉर्म में भी हो सकती है और फ्यूरानोज फॉर्म में भी हो सकती है। तो यहाँ पे पायरानोज आ गया हमारे पास, अल्फा डी ग्लूको पायरानोसाइल। अब उसके बाद अगला रूल क्या है, अगला रूल देखें, इंडिकेट इन पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस बोलते हैं ब्रैकेट्स, ये जो हम ड्रा करते हैं, द कार्बन एटम्स जॉइंड बाय द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जो जो कार्बन जुड़ रहे थे हम उनको इंडिकेट करेंगे विद एन एरो कनेक्टिंग दी टू कार्बन एटम्स। ये रूल पढ़ लें, उसके बाद मैं उधर जाकर अप्लाई करता हूँ। नेम दी सेकंड रेजिड्यू, और इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कार्बन को हम नाम देंगे। तो यहाँ पे देखें
पहले का हो गया है, छोटी सी हाइफन डाली है। अब यहाँ पे ये हमारी पैरेंथेसिस है, उसमें हम निकाले क्या, इधर से पहले लेफ्ट कार्बन पे क्या था, कार्बन नंबर 1 किससे जोड़ रहा है, कार्बन नंबर 4 से, तो 1 लिखेंगे, एरो मार्क लगाएंगे, दूसरे कार्बन का नंबर लिखेंगे जिसको वो जोड़ रहा था ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के जरिए से, और एंड पे क्या करें, जो सेकंड रेजिड्यू था ना हमारा, जो रिड्यूसिंग रेजिड्यू है उसका नाम लिखें डी, क्योंकि ये भी डी ग्लूकोज ही है, बीटा डी। आप यहाँ पे बीटा भी लिख सकते हैं क्योंकि ये बीटा है, बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज। तो ये हो गया मेल्टोज का नाम। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं, इसी की प्रैक्टिस करते हैं। और यहाँ पे देखें कुछ एब्रीवेशंस हैं, कुछ नाम अगर हमने शॉर्ट करने हो, कम्प्लेक्स नामों को, नेम्स को शॉर्ट करना हो तो हम एब्रीवेशंस यूज़ करते हैं। ये मुख्तलिफ आइसोमर्स हैं, उनकी ये 3 वर्ड्स, 3 लेटर्स एब्रीवेशन है। तो ये आगे जाके देखते हैं इसको फिर कैसे करते हैं हम। यहाँ पे देखें सबसे पहला स्ट्रक्चर है हमारे पास लैक्टोज। लैक्टोज कहाँ पाया जाता है, ये रिड्यूसिंग शुगर है या नहीं, तो ये इन चीज़ों का आंसर करते हैं, लैक्टोज मिल्क में पाया जाता है। ये चीज़ें आप बुक से रीड करें थोड़ी डिटेल में। तो ये किस किस के दरमियान है, पहला हमारे पास क्या है, जो लेफ्ट साइड पे है ये डी ग्लैक्टोज है, ये आइसोमर किसका है, डी ग्लैक्टोज, और दूसरा कौन सा है, डी ग्लूकोज। अब यहाँ पर देखें बाकी स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन यहाँ पे जो कार्बन नंबर 1 था, जो एनोमेरिक कार्बन था, ये बीटा कॉन्फ़िगरेशन में, क्योंकि इसका OH ऊपर है। बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम है, इसका अप डाउन अप अप, इसका स्ट्रक्चर कैसे याद रखेंगे, अप डाउन अप अप, और इसका कैसे होगा, अप डाउन अप डाउन। तो फ़र्क कहाँ पे है, पोजीशन दोनों बीटा में है। इसके कार्बन नंबर 4 में हाइड्रोक्सिल ग्रुप अप साइड पे मौजूद है, जबकि यहाँ पे कहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप डाउन पे मौजूद है। तो अप डाउन, तो दोनों में यहाँ पे कार्बन नंबर 4 में डिफरेंस है, इस वजह से ये डी ग्लैक्टोज है और ये क्या है, डी ग्लूकोज। तो अब नोमेनक्लेचर में हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन पता चल गई, ये बीटा है, बीटा लिख दिया है, इसका नाम क्या था, डी ग्लैक्टोज, डी ग्लैक्टो कर दिया है, और ये पायरानोज से रिजेंबल करता है, पायरानोसाइल हमने इसमें ऐड कर दिया है। उसके बाद हमने पैरेंथेसिस में नंबर ऐड करने थे, इसका 1 था, इसका 4 था, पैरेंथेसिस 1 to 4 लिख दिया। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, बीटा थी, फिर डी ग्लूकोज है और पायरानोज से रिजेंबल करता है, ग्लूकोपाइरानोज हो गया। और ये उसकी वो शॉर्ट फॉर्म है, जो एब्रीवेशन हमने पीछे पढ़ी है ना। तो गैलेक्टोज की क्या शॉर्ट फॉर्म बनती है, पहले 3 लेटर हैं GAL, ये पीछे से देख लें GAL कहाँ पे है, ये देखें गैलेक्टोज की है GAL, और उसके बाद अगला हमारे पास ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज की देखें कहाँ पे है, ये देखें ग्लूकोज की GLC है। तो नेक्स्ट देखें गैलेक्टोज के पहले 3 लेटर लिखें, उसके बाद इन दोनों कार्बन के हमने साथ क्या बतानी है, कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि ये बीटा 1 था ना, तो इसलिए हमने साथ बीटा 1 लिख दिया और साथ 4 लिख दिया और साथ GLC अगले लेटर थे। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर है सुक्रोज का। तो इसमें देखें लेफ्ट साइड पे कौन सा है, ग्लूकोज है, ये हमारे पास जो एक एनोमर है इसका मोनोमर होगा वो क्या है, ग्लूकोज है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है, देखें डाउन साइड पे है, तो अल्फा। और नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, फ्रुक्टोज है। नेक्स्ट हमारे पास मोनोसेक्राइड कौन सा है, फ्रुक्टोज है। तो यहाँ पे आप देखें नाम देना है इसका, सबसे पहले इसकी कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे अल्फा, फिर उसका नाम लिखना है डी ग्लूकोज पायरानोसाइल, क्योंकि ये ग्लूकोज का मोनोमर है और इसमें कौन सा है, पायरानोज है। तो नेक्स्ट फिर हमने क्या करना है, पैरेंथेसिस में डिनोट करना था, इसने यहाँ पे नहीं किया, पैरेंथेसिस में आप यहाँ पे ऐड करेंगे 1 2, कार्बन नंबर 1 किससे जोड़ रहा है, कार्बन नंबर 2 से जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट आप क्या बोलेंगे इसको, सॉरी इसका नाम देना है बीटा डी फ्रुक्टो फ्यूरानो। अब देखें यहाँ पे हमने फ्यूरानो ऐड किया है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर किससे रिजेंबल कर रहा है, फ्यूरानो से, तो फ्यूरानोसाइड। और यहाँ पे देखें आप ग्लूकोज GLC उसका शॉर्ट फॉर्म, फिर अल्फा लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो डोनर था एनोमेरिक कार्बन ये क्या था, 1 था, यहाँ पे फिर 2 है, इसकी पोजीशन कौन सी है, बीटा, और यहाँ पे ये फ्रुक्टोज है FRU। अब यहाँ पे देखिए एक फ़र्क आ गया, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो इसका मोनोमर था ये एनोमेरिक कार्बन है, सॉरी ये एनोमेरिक कार्बन है यहाँ पे हमारा, और यहाँ पे ये एनोमेरिक कार्बन था, तो दोनों एनोमेरिक कार्बन आपस में जोड़ रहे हैं। अब यहाँ पे देखें कोई फ्री एनोमेरिक कार्बन नहीं है, कहीं पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप इधर नहीं लगा हुआ, एक साइड पे कार्बन की चेन है, एक साइड पे H है,
तो एनोमेरिक कार्बन के लिए शर्त क्या थी, एक साइड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप का होना ज़रूरी था और एक साइड पे अल्कोक्सी ग्रुप का। तो यहाँ पे वो शराइत पूरी हैं, एक साइड पे पहले नीचे OH था जो इधर अब जुड़ चुका है, यहाँ पे वो अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे O और साथ R और यहाँ पे फिर अल्काइल। तो ये हेमी एसिटाइलिक कार्बन था, आप किस में कन्वर्ट हो गया, ये एसिटाल, यहाँ पे कीटाल में, क्योंकि यहाँ पे ये फ्रुक्टोज है। तो इसका हमने लिख दिया और इधर देखिए हमने डबल हेडेड एरो ड्रा किए हैं, यहाँ पर हमने डबल हेडेड एरो ड्रा किए। जब दोनों एनोमेरिक कार्बन आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हैं तो फिर हम उसको कैसे डिनोट करते हैं, डबल हेडेड एरो से। दोनों की कॉन्फ़िगरेशन हो गई है और ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा, क्योंकि यहाँ पे अब कोई भी फ्री एनोमेरिक कार्बन नहीं है, दोनों एनोमेरिक कार्बन यहाँ पे थे जो बॉन्ड के ज़रिए से जुड़ चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ट्री हेलोस। तो ट्री हेलोस किस किस से बन रहे हैं, हमारे पास दोनों शुगर कौन से हैं, अल्फा डी ग्लूकोपायरन, डी ग्लूकोज। ये देखें ये भी डी ग्लूकोज है और अल्फा है क्योंकि डाउन साइड पे लगा हुआ है, और ये भी क्या है हमारे पास डी ग्लूकोज है। उसने आप इसको उल्टा करके लिख दिया है, पहले देखें कार्बन नंबर 1 इस साइड पे होता था ना, लेकिन आप इस साइड से वो स्टार्ट कर रहे हैं, पूरे मालिक्यूल की ज्योमेट्री उसने इन्वर्ट की है। तो आपको ये अपने, अगर आप इसकी प्रैक्टिस जब भी करेंगे आप खुद से इसको बनाएंगे कि कैसे ये बन रहा है। तो इसकी देखें अब दोनों एनोमेरिक कार्बन आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, कार्बन नंबर 1 एंड 1। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी कॉन्फ़िगरेशन दें अल्फा, फिर इसका नाम दें डी ग्लूकोपायरानोसाइल, और फिर क्या करें अगले रेजिड्यू का अल्फा और डी ग्लूकोपायरानोसाइल, और इसकी शॉर्ट फॉर्म में क्या होगा ग्लूकोज, इसकी 3 लेटर एब्रीविएशन, फिर अल्फा 1 और फिर अगले का अल्फा 1 डबल हेडेड एरो, क्योंकि ये भी नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा। क्यों, क्योंकि इसमें दोनों एनोमेरिक कार्बन बॉन्ड बनाने में यूज़ हो गए। और नेक्स्ट क्या हमारे पास अगले रेजिड्यू की 3 लेटर फॉर्म है। अब यहाँ पे देखें, फिर मैंने वही मेल्टोज की एग्जांपल दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या था, एक अल्फा ग्लूकोज था और एक बीटा ग्लूकोज था। इसका कार्बन नंबर 1 4 से जोड़ रहा था, इसके नाम की हम पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो यहाँ तक बेटा आपका आज के टॉपिक था डाइसेक्राइड्स का। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे पॉलीसेक्राइड्स के बारे में। शुक्रिया।